हेलो दोस्तों, जीएच गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो ज्योग्राफी हमारा चल रहा था बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए। जो ज्योग्राफी चल रहा था, 6 क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। 7th क्लास का ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है। 4 चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करा दिया है, सभी चैप्टर का मैंने एमसीक्यू भी करा दिया है। और इसके अलावा भी मैंने हिस्ट्री का वीडियो है और साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका भी वीडियो। ये सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल पर जाएं और चैनल जीएच गाइड सर्च करें। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जहां से चाहे वो देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो मेरा 4 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। ये 5वां चैप्टर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है जल। जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जल क्या है। ये जो है जल चक्र के बारे में दिया हुआ है कि जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल के बारे में देखिए, वो जो लिखा हुआ है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जो आप देख लेते हैं। ये समुद्र का जो पानी है, ये समुद्र का पानी जो है वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पित होता है। और वाष्पित होने के बाद जब जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो हीट हो जाता है, तो उष्मा को पाकर ये समुद्र का जो जल है ये वाष्पीकरण वाष्पित होता है। और वाष्पित होकर ये हवा में ऊपर उठता है और फिर ये जमकर संघनित होता है। संघनन होने के बाद ये बादल का रूप लेता है और फिर यह बादल जो है पर्वतों पर जो है वो गिरता है और इस तरह से बारिश होती है। ठीक है, और फिर बारिश का पानी जो है वो समुद्री सतह भू सतह से होते हुए ये फिर कहाँ जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो पूरा होता है। जल चक्र यही है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि सूर्य के ताप के कारण, सूर्य के टेम्परेचर के कारण पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि, सहीम वृष्टि का मतलब होता है ओला जो गिरता है, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को क्या करता है, बदलता रहता है। कहीं पे वो समुद्र का जल है, कहीं पे वो बादल है सब जल ही, कहीं पे वो संघनित हो रहा है। तो अपने स्वरूप को क्या करता है, बदलता रहता है। और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। इसी को कहते हैं हम जल चक्र। ठीक है, चलिए आगे जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो एक लवणता के बारे में कहा गया। लवणता क्या होता है, सैलिनिटी कहते हैं इंग्लिश में। लवणता बोलते हैं 1000 ग्राम जल में, मान के चलिए 1000 ग्राम का मतलब हो गया, ठीक है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आपके पास अगर पानी है, इस पानी में नमक की मात्रा कितनी है, यही है लवणता। नमक कितनी है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। कहने का मतलब ये है कि 35 ग्राम जो है इसके अंदर नमक पाया जाता है। 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक पाया जाता है महासागर का पानी। इसलिए महासागर का पानी बहुत ही खारा होता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है, उसे हम पी नहीं सकते। ठीक है, तो लवणता कभी भी जो है 1000 ग्राम पर चेक किया जाता है। और लिखते कैसे, जैसे 35 है तो 35 इस तरह से लिखेंगे और एक जो है ऊपर एक गोल करेंगे और स्लैश देंगे, ऑब्लिक देकर यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है सैलिनिटी को, लवणता को, जितना भी लवणता है उसको लिखने का यही तरीका होता है। इस तरह से महासागर का जो एवरेज कह रहा है, एवरेज हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि 35 ही हो, 40 हो, कभी 45 होगा, कभी 30 होगा, कभी 25 होगा, लेकिन वो एवरेज कह रहा है कि 35 होता है। उसी तरह से इजराइल का जो डेड सी है, इजराइल कहाँ है, पश्चिमी एशिया में, एशिया महादेश है, उसके पश्चिमी देश है इजराइल। और इजराइल के डेड सी में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। ठीक है, 45, 45 भाग जो है प्रति 1000 ग्राम जो है लवणता होती है सबसे ज्यादा। तो ये चीज है। जल का वितरण पढ़ेंगे, जल का वितरण क्या होता है। देखिए हम लोग ये सुनते आ रहे हैं शुरू से कि पृथ्वी पर जो है 71% भाग में जल पाया जाता है, फिर भी पानी का हमको दिक्कत है। पानी परेशानी बोलता है, पानी का आजकल बहुत किल्लत है, बारिश नहीं हो रही है, पानी कहाँ से है। तो जब 71% भाग पर जल है तो फिर पानी का परेशानी क्यों है। परेशानी इसलिए है कि महासागर का जो पानी है वो तो पीने लायक है नहीं। और 100% अगर जल अगर इस पृथ्वी पर है, जिसमें 97.3% पर सिर्फ महासागर पाए जाते हैं, 97.3%, तो ये पानी पीने लायक है नहीं है। और बाकी जो पानी है वो पीने लायक है। तो बाकी बचे ही कितने हैं, बहुत थोड़े। ठीक है, जिसमें बर्फ छात्र का प्रतिशत दिया हुआ है, 2% है, भूमिगत जल का है, झीलों का अलवन जल है, असली समुद्री नमकीन झीलें, वायुमंडल का पानी, नदिया का पानी थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें जो है वो दी हुई है। जल का वितरण है कि जल कहाँ पर कैसे कैसे है। लेकिन पीने लायक जल कितना है, बहुत ही कम है। 97.3 तो ऐसे ही खत्म हो गया, आपके पास 2.7% बच गया।
इसी पानी को ही आप पी सकते हैं। चलिए आगे जो है, जो जरूरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि 22 मार्च जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, अच्छा 22 मार्च जो है बिहार के लिए एक और डे है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके उसका आंसर जरूर देंगे, मैं रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, कि 22 मार्च को बिहार के लिए ऐसा कौन सा दिवस है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। लेकिन ये याद रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। अगर वो बिहार वाला डेट याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, दोनों चीज़। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है तरंगे। वेव क्या होती है? तरंगे, सबसे पहले पवन। पवन क्या होता है? हवा। ठीक है, कह रहा है कि जब समुद्री सतह पर, समुद्र का जो लेवल है उस पर जब पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। और जितनी ही तेज पवन बहती है, जितना स्पीड से चलेगा हवा, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये जो समुद्र के ऊपर जो ये हवा चल रही है, पवन चल रहा है, जब ये तेजी से स्पीड होती है तो पवन तेजी से, जो तरंगे जो है ना वो तेजी से ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये तरंगे के बारे में कह रहा है। इसमें एक है कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन, इसके कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। महासागर को जो पानी है वो खसकता है, यहाँ से वहाँ इधर उधर होता रहता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। ठीक है, 15 मीटर तक ऊंचा विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। तरंग का मतलब वेव, पानी के इस तरह से वेव बहुत ऊपर तक उठ सकता है। तो कह रहा है ये कितना ऊपर उठेगा? 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और अब तक का भी सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापा गया था। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सुनामी कितना है? 15 मीटर तक, लेकिन अब तक का सबसे विशाल सुनामी वो 150 मीटर मापा गया था, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 700 किलोमीटर, एक घंटा में वो 700 किलोमीटर जाता है, सोचिए कितना स्पीड होगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक सुनामी जो है वो 2004 में आया था। कहाँ आया था? भारत के तट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया था 2004 में। ठीक है, और इस सुनामी से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, पूरे भारतीय महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है, जैसे ये भारत है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मान ये जो नहीं, ये नहीं, ये भारतीय भूमि का है, ये कैप कैमोरिन है। ठीक है, ये नहीं, पूरे भारतीय महाद्वीप का। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वैसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था ये 2004 के सुनामी में डूब गया था। इतना खतरनाक और इतना भयानक सुनामी आया था। सोच सकते हैं एवरेज सुनामी 15 मीटर का, लेकिन वो सुनामी आया था 150 मीटर, 150 मीटर ऊंचा, तो इसलिए यह डूब गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सुनामी होता क्या है? सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे, ये जापानी भाषा है जिसका नाम है, इसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो दिया हुआ है सुनामी के बारे में वही दिया हुआ है, उसी का डेट दिया है जो 26 दिसंबर 2004 को आया था, जो हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये वही चीज़ दिया हुआ जो ऊपर मैंने बताया, उड़ीसा के तट पे बहुत तबाही लाया था, ये सारी चीज़ों को, ये है सुनामी। एक वर्ड आता है आपके पास, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या था? दिन में 2 बार, याद रखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब पानी ऊपर उठता है तो इसे हम कहते हैं ज्वार, और जब यह पानी नीचे आता है इसको क्या कहते हैं? भाटा। ठीक है, तो कह रहा है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। बताएं अभी, जब सबसे ऊंचा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चलाता है तो उसे भाटा कहते हैं। और ये उतरता हुआ फिर जब अपने तट से जब पीछे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो ये है ज्वार और ये है भाटा। जल का ऊपर उठना ज्वार, और जल नीचे जब जाएगा तो उसे भाटा कहते हैं। इसमें
दो कंडीशन है, ठीक है। एक होता है लघु ज्वार भाटा, और एक होता है वृहद ज्वार भाटा, ठीक है। लघु मतलब छोटा, बृहद का मतलब बड़ा। ये होता क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देखिए सूर्य है, पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। ऊपर में जो है चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है। ये एंगल बना हुआ है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बना हुआ है, लंबवत, ठीक है। और यहाँ देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है, मतलब कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180, ठीक है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधे में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तब बृहद ज्वार भाटा आता है। चाहे चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी साइड में हो, या पृथ्वी बीच में हो, चंद्रमा साइड में हो, ठीक है। कंडीशन बस एक ही है कि तीनों एक ही सीध में होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं बृहद ज्वार भाटा, बहुत बड़ा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। और जब लंबवत होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो उसे कहते हैं लघु ज्वार भाटा। मोटा मोटी बात इतना ही है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं क्या है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, देख लीजिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, ये याद रखिएगा, ये यही क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। इसी बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब सूर्य चंद्रमा जो है, सूर्य यहाँ सूर्य होगी, यहाँ चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, तो इस तरह से ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। मोटा मोटी बात यही है। आगे दिया है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों जब एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इसी ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है, वही पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है, उल्टा पड़ता है। जैसे इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर, दोनों एक सीध में नहीं है, तो उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है इस साइड, और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल इस साइड लग रहा है, नीचे के साइड में, ठीक है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में, कहने का मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है, और ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। बताएं लघु ज्वार भाटा का, बस मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही समझ लिए, 90 डिग्री का एंगल बना होगा तो ये हो जाएगा लघु, और जब एक ही सीध में होगा तो होगा बृहद ज्वार भाटा, ठीक है। अच्छा, ये जो उच्च ज्वार आता है, जो बृहद ज्वार भाटा आता है, जिसमें जो उच्च ज्वार आता है, उससे क्या क्या फायदा होता है। उच्च ज्वार से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन का मतलब जितना बड़ा बड़ा जो जहाज सब है, जो जहाज सब जो बंदरगाहों पर जो लगते हैं, ये नौ संचालन में बहुत उपयोगी होता है उच्च ज्वार। जब पानी उठती है तो फिर इस जहाज को लाकर वो तट पर लाकर छोड़ देती है, ठीक है। ये जहाज जो है ये तट पर लाकर छूट जाते हैं। इस उच्च ज्वार से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि नौ संचालन में सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, और भी फायदे हैं। जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है, ये तो बता दिए। उच्च ज्वार जो है वो मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, ठीक है। मछलियाँ जो होती है, जब उच्च ज्वार आता है तो वो मछलियाँ नदी से निकल कर ये तटों पर जाकर गिर जाती है, तटों पर जाती है। फिर पानी तो वापस चला गया, लेकिन मछली वहीं रह जाती है। तो इस तरह से मछली पकड़ने में भी मदद साबित होती है। तीसरा एक और पॉइंट ये है कि बिजली पैदा करना। बिजली पैदा करने के लिए भी उच्च ज्वार का उपयोग किया जाता है। तो उच्च ज्वार का 3 मैंने उपयोग बताया, एक नौ संचालन में सहायक है, मछली पकड़ने में, और विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ये तीनों चीज याद रखिएगा। चलिए आगे जो है वो है ओशन करंट के बारे में पढ़ना है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। ओशियन करंट के बारे में पढ़ना है। क्या होती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से है, और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो गर्म, चूंकि सूर्य डायरेक्ट इस पर पड़ता है, सीधा पड़ता है, तो यहाँ का जो पानी है, ये जो धारा, यहाँ का जो पानी है, ये बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही हॉट होता है, ठीक है। तो गर्म जब धाराएं जब ऊपर की तरफ
ध्रुवों की तरफ जाती है, ये ध्रुवों की तरफ जा रही है, ठीक है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। तो ऊपर में क्या है, ठंडी धारा है, और यहाँ पर क्या है, गर्म धारा है। तो कह रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, यहाँ पे निकट उत्पन्न हो रही है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। देखिए ये भी ध्रुवों की ओर जाती है और नीचे ये पानी नीचे भी ध्रुवों की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बन रहा है ये महासागरीय गर्म धाराएं हैं, ठीक है। अच्छा, ठंडी धाराएं क्या होती है, तो ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। जो गर्म धाराएं हैं, सॉरी, जो ठंडी धाराएं हैं वो ऊपर यहाँ पर होता है, ध्रुवों के पास होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है जाता है कहाँ, भूमध्य रेखा की तरफ। तो जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुव से लेकर ध्रुव से जाती है भूमध्य रेखा की तरफ, और जो गर्म धारा है वो भूमध्य रेखा से जो है वो जाती है ध्रुवों की तरफ। दोनों धाराएं समझ गए, ठंडी धारा और गर्म धारा, ठीक है। तो कह रहा है ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित हो। निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश क्या समझ रहे हैं, उच्च अक्षांश का मतलब ये 0 डिग्री है ना, इससे जो उठ रहे हैं ये उच्च अक्षांश जा रहा है, जैसे 23.5 डिग्री जा रहे हैं, फिर आगे जाते हैं 66.5 डिग्री जाते हैं, फिर आगे धीरे धीरे कहाँ पे 90 डिग्री पहुंच जाता है, ये उच्च अक्षांश हो रहा है। तो जो कह रहा है कि गर्म धाराएं हैं ये उच्च अक्षांश की ओर जाती है, और जो ठंडी धाराएं हैं ये निम्न अक्षांश की ओर जाती है, वही कह रहा है। तो ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। अच्छा, लेब्राडोर धारा का नाम है, ओशियन करंट का नाम है, ये शीत जल धाराएं होती है, ठंडी जल धाराएं होती है लेब्राडोर, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएं होती है, हॉट, बहुत ही गर्म गल्फ स्ट्रीम। ये कहाँ होती है, मैं गल्फ स्ट्रीम जो है ये भूमध्य रेखा के पास होती है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के पास, जहाँ गर्म जल धाराएं का बात है समझ जाइए कि भूमध्य रेखा के पास होगी, और जब ठंडी धाराएं की बात हो गई तो समझिए ध्रुव के पास होगी, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आगे है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए इधर से गर्म धाराएं जा रहा है, भूमध्य रेखा से जा रही है गर्म धाराएं, और इधर से आ रही है ठंडी धाराएं, ये दोनों जहां पर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। याद रखिए, जहां पर ये मिलती है वहां गर्म और ठंडी धाराएं दोनों जहां मिल रही है वह मछली पालन में, मत्स्य पालन का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, वहां पर मछली पालन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, वहां पर मछली पालन खूब ज्यादा होता है। ऐसा कहाँ कहाँ क्षेत्र है, एक है जापान के आसपास, और एक है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। जो नॉर्थ अमेरिका आपको दिखाई देता है, जो पूरा ग्लोब है उसमें जो आपको यहाँ पर जो है मोटा मोटी इस तरह से करके, और ये आता है दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका ऊपर का पार्ट है, यहाँ जो पूर्वी तट है, इस इधर वाला जो तट है, यहाँ पर जो है ऊपर से आती है ठंडी धाराएं और भूमध्य रेखा से जाती है गर्म धाराएं। तो ये दोनों आकर यहीं मिलता है, तो इसलिए कह रहा है उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास। जापान कहाँ है, जापान इधर है, ठीक है। जापान के आसपास इधर से भी जाती है गर्म धारा और ऊपर से ठंडी धारा आती है, यहाँ मिलता है। तो जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो है इसके कुछ उदाहरण हैं, किसके, जो ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, जो मछली पालन के बहुत ही अच्छा होता है, माना जाता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, ऐसा लगता है कि कोहरा कुआसा छाया हुआ है, जिसके फलस्वरूप नाव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, यहाँ नाव नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि कोहरा का मौसम रहता है तो नाव नहीं चलता है, तो नाव संचालन में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर जो है 5वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका एमसीक्यू आप एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से आच्छादित है। ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि 71% भाग जो है वो जल से आच्छादित है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल जो है उसका लगभग कितना प्रतिशत समुद्र और महासागरों में। अभी हमने पढ़ा है 97% पढ़ा है ना, अभी ये 97% कहाँ है, समुद्र और महासागरों में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मीठा जल पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत। अब आप यह बात बताइए कि 97.3% हम पढ़े हैं, कहाँ, महासागर का जल, तो जो बच गया वही ना मीठा जल हो गया, तो क्या बच गया 2.7%। आंसर क्या होगा 2.7%।
मीठा जल। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व के कुल मीठे जल का, अच्छा मीठा जल जितना है दुनिया में 2.7% ही है। अब इस 2.7 का मतलब इस पूरे टोटल 2.7% को अगर हम 100% मान ले तो कह रहा है इस मीठे जल का अधिकांश भाग कहाँ है, सबसे अधिक जो भाग है वो कहाँ है। तो सबसे अधिक भाग जो है वो हिमनद में है, जो बर्फ का जो है सिल्ली जो है हिमनदों और हिमटोपियों में ही सबसे अधिक भाग है। किसका? मीठा जल का, जो मीठा जल हमको मिलता है जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे का जो पानी है जो हम लोग चापाकल से निकालते हैं, उसमें विश्व के कुल मीठे जल का लगभग कितना प्रतिशत है? विश्व का कुल मीठा जल, ठीक है, तो दुनिया में कुल मीठा जल मान के चलिए 2.7% है, और अगर इस 2.7% को अगर 100% मान ले तो जो भूमिगत जल है जो जमीन के नीचे से है हमारा आता है वो है 30%। ठीक है, जो चापाकल के जरिए हम लोग प्राप्त करते हैं, चापाकल, समरसीबल जैसे भी हो। तो कह रहा है भूमिगत जल में विश्व का कुल मीठा जल का लगभग 30% पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल चक्र जो है मुख्यतः किसके कारण संभव हो पाता है? ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया था जल चक्र के बारे में कि जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण जल चक्र संभव हो पाता है। तो सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ये इसका मोस्ट सटीक जो है ना आंसर है, सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। तो जल चक्र जो है ना सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के कारण हो पाता है। सातवां क्वेश्चन ये है कि समुद्री जल खारा क्यों होता है? खारा क्यों होता है? मैंने अभी पहले बताया था कि लवणता के कारण समुद्र का जल खारा होता है, और लवणता जो है वह 1000 ग्राम पर कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा कितनी है। तो महासागर की औसत लवणता कितनी थी? 45, ठीक है, भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, और इसराइल का डेड सी का कितना था? 35 भाग प्रति 1000, 45 भाग प्रति 1000 ग्राम जो था ये महासागर के इसराइल के जो डेड सी है उसका था। तो समुद्री जल खारा क्यों होता है? तो लवणों के घुले होने के कारण ये खारा होता है। अगला क्वेश्चन 8वां है कि समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? अभी मैंने बताया औसत कितनी होती है? 45 भाग प्रति 1000 ग्राम। क्वेश्चन ये है कि ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ज्वार भाटा जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जान लीजिए, हम लोग पृथ्वी तो यहीं पे है, सूर्य भी है, ये चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा यहाँ पर कभी आती है और कभी यहाँ पर आ जाती है, कभी यहाँ पर आ जाती है और कभी यहाँ पर आ जाती है, यही ना होगा। ये आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, इसे समझ सकते हैं आप, ये हो गया सूर्य। तो ये चंद्रमा जो है कभी यहाँ घूमते घूमते पृथ्वी का चक्कर लगाते घूमती है, तो जब अब चंद्रमा यहाँ रहती है या यहाँ रहती है तो देख लीजिए ध्यान से, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का। इस तरह से भी रहेगा तो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। और यही चंद्रमा जब यहाँ और यहाँ रहेगा, एक ही सीध में रहेगा, तो यहाँ भी 180 डिग्री, और फिर अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 180 डिग्री। इस तरह से यहाँ बनेगा बृहद ज्वार और यहाँ बनेगा लघु ज्वार। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो हो रहा है उसके कारण हमारा बृहद और लघु चेंज होता रहता है, मतलब ज्वार भाटा में चेंजिंग आता है। तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्र का जलस्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? जब बढ़ता है तो मैंने बताया ना उच्च ज्वार, जब समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है तो उसे कहते हैं उच्च ज्वार, और जब ये घटता है तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निम्न ज्वार। ध्यान रखिएगा, जब बढ़ेगा तो उच्च ज्वार और घटेगा तो निम्न ज्वार। चलिए अगला क्या, ज्वार भाटा प्रतिदिन कितनी बार आता है? प्रतिदिन कितनी बार आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बार आता है। दिन में 2 बार आता है, दिन में 12 घंटा में 2 बार आता है, तो दिन में 2 बार आता है, मतलब कि 2 बार ज्वार आता है, ज्वार 2 बार आता है। ठीक है, एक सुबह के समय उस समय। और भाटा, जब ज्वार 2 बार आएगा तो भाटा भी 2 बार आएगा। ठीक है, तो कह रहा है ज्वार भाटा प्रतिदिन कितनी बार आता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 बार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ज्वार का सबसे बड़ा लाभ क्या? देखिए सबसे बड़ा लाभ मैंने 3 लाभ आपको बताया था। पहला क्या बताया था? पहला ये बताया था कि बंदरगाहों पर समुद्री जहाज नौ संचालन में बहुत मदद होता है, सबसे बड़ा लाभ यही है। मछली पकड़ना था, देखिए ये भी है, ये भी इसका आंसर है, लेकिन कह रहा है सबसे बड़ा लाभ क्या था? सबसे बड़ा लाभ समुद्री जहाज बंदरगाह में आ जा सकते हैं। दूसरा, मछली पकड़ना आसान हो जाता है। तीसरा, एक और चीज बताए थे कि बिजली उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि गर्म महासागरीय धाराएं किस दिशा में प्रवाहित होती है? ओशियन करंट जब हॉट होता है
मैंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसको समझ लीजिए। देखिए कभी भी हम एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ये आंसर समझ में आए। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र है, ये सब जगह जितनी भी जल धारा है ये गर्म जल धारा है, याद रखिएगा ये गर्म जल धारा है। और ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, यहाँ पर जितनी भी है ये ठंडी है, चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, ये ठंडी जल धारा है। तो कह रहा है गर्म महासागरीय धारा किस दिशा में बहती है, तो गर्म तो यहाँ पर है, तो बहेगी किस दिशा में, तो ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये गर्म बहेगा, ठंडा पूछेगा तो ध्रुवों से विषुवत की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस प्रकार की महासागरीय धारा, अभी मैंने पढ़ा है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। ठीक है, ये कैसी धारा है, गर्म जल धारा। ये कहाँ पाई जाती है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म धारा, गर्म धारा का मतलब क्या है, ये भूमध्य रेखा के आसपास होगी। दूसरा ये है गल्फ स्ट्रीम, सॉरी ये प्रशांत महासागर में नहीं है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये आई थिंक अटलांटिक महासागर में। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमबोल्ट धारा जो है, जिसको पेरू की धारा बोलते हैं, यह कहाँ बहती है, यह बहती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में बहती है। ये पेरू की धारा जो है वो ठंडी धारा है, हमबोल्ट धारा जिसको कहते हैं, ये ठंडी धारा है पेरू की धारा। और ये प्रशांत महासागर, ये श्योर है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक में। ठीक है, जो कि किस तरह का है, इसके आकार का है, गर्म धारा है। और यह जो है हमबोल्ट धारा, जो पेरू धारा है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है, सबसे खारा। देखिए लाल सागर जो है ना वो दुनिया का सबसे खारा सागर है, लाल सागर। अगला क्वेश्चन ये है कि डेड सी, अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि डेड सी जो है, मृत सागर कहाँ स्थित है। मैंने अभी पढ़ा रहा था, उसी में आपको बताया था कि जब एशिया महादेश है उसके पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है इजराइल, और इसी के ही बगल में है डेड सी, और ये इजराइल में स्थित है। मतलब ये किस महादेश में, एशिया में। देश पूछता तो इजराइल के आसपास देते, और यहाँ चूंकि महादेश पूछ रहा है तो आसानी से आप एशिया महादेश लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो इस चैप्टर के सब कोई भी अगर क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर मैं आपको बहुत जल्द आऊँगा। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ जो है ना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। शुक्रिया।